हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जूलॉजी पेपर 2 जो डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 में, तो उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द 76th क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। 76 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंजाइम्स। तो आपसे एंजाइम्स की कैटेगरी पूछी गई है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन स्टमक का हार्मोन है, ट्रिप्सिन एक सीरिन प्रोटीज है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, एंड लाइपेज भी पेनक्रियाज सिक्रेट करता है और स्मॉल अमाउंट में स्टमक में भी रिलीज होता है। नेक्स्ट है 77, विच वन ऑफ देम इज़ नोबेल प्राइज विनर इन द फील्ड ऑफ एंजाइम डिस्कवरी। मतलब एंजाइम डिस्कवरी में किनको नोबेल प्राइज मिला है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, एडवर्ड बुचनर, क्योंकि इन्होंने 1897 में जाइमेज एंजाइम को डिस्कवर किया था, जो कि यीस्ट सेल में शुगर को इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। इट इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू बी एक्सट्रैक्टेड, जाइमेज। और अगर ये पूछे कि फर्स्ट एंजाइम टू बी प्योरीफाइड, तो उसका आंसर यूरिएज हो जाएगा। यूरिएज जेम्स बी समर ने 1926 में प्योरीफाई किया था। नेक्स्ट है 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन हैज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रीनल वेन। वो इसलिए क्योंकि रीनल आर्टरी एंड जो किडनी है उसके अंदर एज ए एफरेंट आर्टीरियल एंटर करती है, वहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होता है एंड देन प्योरीफिकेशन होता है और वो एज ए रीनल वेन बाहर आती है। तो ऑब्वियसली जितना ब्लड वहाँ पे प्योरीफाई हुआ है उसमें से यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कि उसमें यूरिया की अमाउंट और कंसनट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट है 79, रेशो ऑफ ल्यूकोसाइड्स एंड द रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन ब्लड इज़। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि WBC का काउंट होता है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में 6000 to 8000 पर mm³। वहीं पे RBC का होता है 4.5 to 5 मिलियन पर mm³। तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे, मान लो कि WBC को हम लोग 7000 एवरेज लगा लेते हैं और RBC को 5 मिलियन, तो जब हम इनका रेशो निकालेंगे तो 1:714 आएगा रेशो। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू, वैसे तो 1:700 ही बोलते हैं रेशो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग जो फोर्थ ऑप्शन है उस पे जाएंगे। नेक्स्ट है 80 क्वेश्चन, इफ़ हीमोग्लोबिन रिप्लेस्ड बाय हीमोसाइनिन देन ब्लड विल कैरी। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। हमसे पूछा है कि अगर हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन उसका काम करने लग जाए तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो कम हो जाएगा कि वो हीमोसाइनिन कम ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें तो आयरन एटम होता है और जो ग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग और पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है, तो वो इसीलिए होती है सो दैट कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्योंकि हीमोसाइनिन में कॉपर है और वैसी अरेंजमेंट ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन नहीं है यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसीलिए ये मीन्स लेस ऑक्सीजन आएगा इसका आंसर। और हीमोसाइनिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स में मिलता है जो मतलब मोस्टली जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, और ये जो हीमोसाइनिन है वो किसी, जैसे हीमोग्लोबिन तो RBC में मिलता है, ये फ्री फ्लोट करता है, मतलब प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिटी के हिसाब से, जैसे मोलस्का में मिलता है, जैसे और कुछ एक आर्थ्रोपोड्स में मिलता है जैसे क्रस्टेशियन और इरेक्निड्स, और लिमुलस में भी मिलता है, लिमुलस ये आर्थ्रोपोडा, इनमें भी मिलता है। तो इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, पार्ट 1 में क्वेश्चन आया था इस पर, हीमोसाइनिन किस में मिलता है। नेक्स्ट है कोडेटेंडने इज अकर इन। तो 81 का हो जाएगा सेकंड, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, क्योंकि ये एक साइड से तो जो हार्ट की वॉल है, वेंट्रिकुलर वॉल, उससे अटैच होते हैं, और दूसरी साइड से जो ये वाल्व होती हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, उनसे अटैच होते हैं टू प्रिवेंट द इवर्जन ऑफ फ्लैप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। मतलब इसलिए कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सो दैट कि वो जो वेल्व है वो इवर्ट ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये वहाँ पे अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट है 82, ट्राइलोब्ड वेल्व अकर बिटवीन राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल इन मैमेलियन हार्ट इज़। तो ये पूछा गया है कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सी होगी। तो इसका आंसर सिंपल है, थर्ड हो जाएगा,
ट्राइकस्पिड वेल्व, इसी को ट्राइलोब्ड वेल्व भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर के बीच में होती है, और अगर हम बाइकस्पिड की बात करें तो वो लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकल के बीच में होती है। और ये इसको माइट्रल वेल्व भी बोलते हैं बाइकस्पिड को। इन दोनों का काम होता है, दे प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है 83, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट परफॉर्म बेसिक सेलुलर फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस आर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सोमा, क्योंकि सोमा को ही सेल बॉडी बोलते हैं। वो यही मेन सेंट्रल पार्ट होता है न्यूरॉन का, जहाँ पे न्यूक्लियस लोकेटेड होता है, और बाकी तो इसके सेल प्रोसेस होते हैं जैसे कि डेंड्राइट्स और एक्सोन, और फर्दर एक्सोन की आर्बोराइजेशन से ही सिनेप्टिक नॉब बनती है, इसलिए इसका आंसर थर्ड था। नेक्स्ट है 84, मीजनर्स कॉर्पसल्स आर फाउंड इन। तो ये पर्टिकुलर कॉर्पसल्स कहाँ मिलती हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्किन में, क्योंकि मीजनर को टैक्टाइल कॉर्पसल या फिर एलिप्सॉइड मैकेनो रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये स्किन में प्रेजेंट होती है, और स्किन की भी जो डर्मल वाली लेयर होती है उसमें। और अगर हम मींस ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन सिस्टम की, तो ये कहाँ होते हैं, जैसे स्पेशली फिंगर्स, पाम और सोल्स वाले रीजन में ही ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये मैकेनो रिसेप्टर होती हैं। नेक्स्ट है 85, जैकोब्सन ऑर्गन इन एम्फीबिया इज़ नॉन एज। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वोमेरोनेजल ऑर्गन। ये एक तरीके का कीमोरिसेप्टर होता है जो कि ओल्फैक्टरी सिस्टम का पार्ट है। ये वैसे तो एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स में मिलता है। वोमेरोनेजल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विद इन नजल चैम्बर प्रेजेंट होता है और वोमर बोन के पास होता है। नेक्स्ट है 86, नॉक्टर्नल एनिमल्स हैव। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कॉर्न सेल्स आर एब्सेंट, क्योंकि जो कॉर्न सेल्स उनका फंक्शन कलर में होता है और फोटोपिक विजन में होता है। फोटोपिक मतलब डे विजन में यूज़ होती हैं वो, और जो रोड्स होती हैं उनका नाइट में या फिर ट्विलाइट विजन बोलते हैं, उनमें काम होता है। तो जो नॉक्टर्नल होते हैं वो एक तो कलर ब्लाइंड होते हैं, और एक उनमें क्योंकि कॉर्न सेल्स नहीं है तो वो डे विजन नहीं कर सकते हैं, मतलब वो दिन में देखने में कैपेबल नहीं रहते हैं, उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड्स मिलती हैं। नेक्स्ट है 87, हियरिंग इज़ बेटर इन रैबिट देन फ्रॉग ड्यू टू। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्योंकि फ्रॉग और टोड में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट तो होती है, लेकिन वो साउंड वेव्स को प्रोसेसिंग करने के काम नहीं आती। बस वो सिंपली वेव्स को नेक्स्ट पार्ट जो कि मिडल ईयर है वहाँ पे पास कर देती हैं, और जो फॉरेन ऑब्जेक्ट है उनकी एंट्री को प्रिवेंट करती हैं। अदरवाइज जो रैबिट होते हैं उनकी तरह जैसे उनमें तो साउंड वेव को प्रोसेसिंग का काम होता है, जिसकी वजह से एम्प्लीफिकेशन हो जाती है साउंड वेव्स की, तो वो काम ये यहाँ पे नहीं करती हैं। जो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बोल रखा है, इसका काम तो इक्विलिब्रियम में होता है, हियरिंग में नहीं होता है। नेक्स्ट है 88, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज़ फाउंड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ल्यूकेमिया, क्योंकि फिलाडेल्फिया नाम ही ऐसे आया था कि ये एक यूएस की सिटी है जिसके इंस्टीट्यूट में इसकी डिस्कवरी हुई थी, इस डिजीज़ के बारे में पता चला था। 9 और 22 जो क्रोमोसोम है उन्हीं को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि नॉर्मल कंडीशन में मान लो 2 क्रोमोसोम हमारे पास, क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22, वो यूजुअल फंक्शन कर रहे थे अपने, लेकिन सडन म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22। तो एक दूसरे क्रोमोसोम के साथ पास में उनके सेगमेंट चले गए रिस्पेक्टिव। तो इसके बाद क्या हुआ, जो नए क्रोमोसोम प्रोड्यूस हुए उनकी वजह से जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं बोन मैरो में, उनमें ऐसे ऐसे चेंजेस हुए कि वो कंटिन्यूसली मतलब डिवीज़न करती रही और एक तरीके का कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है 89, माइटोटिक्स एपरेटस कंसिस्टिंग ऑफ। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। कि हमसे पूछा गया कि माइटोटिक एपरेटस में क्या आता है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, 2 सेंट्रोसोम होते हैं, मतलब कि 4 सेंट्रियोल, प्लस स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, प्लस एस्ट्रल रेस होती हैं जो कि मतलब अपोजिट साइड में निकलती हैं ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो माइटोटिक एपरेटस में आती हैं। नेक्स्ट है 90, विच वन ऑफ दैम हैज़ एब्सेंस ऑफ डीएनए कंटेंट। तो ये डीएनए कंटेंट किस में नहीं होता है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, टोबैको मोज़ाइक वायरस। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जो कि मतलब टोबैको की लीव्स में मोज़ाइक लाइक स्पॉट क्रिएट करता है और डिस्कलरेशन कर देता है। वैसे इट वाज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड, और इसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज WM स्टैनले ने किया था 1935 में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये बहुत बार आती है कि किसने डिस्कवर किया था, किसने क्रिस्टलाइज किया था।
तो आपको याद रखना है WM स्टैनली 1935। नेक्स्ट है 91, विच वन ऑफ दीज फेज लॉन्गेस्ट इन इंटरफेज। तो इंटरफेज का कौन सा फेज लॉन्गेस्ट है? इसका आंसर सेकंड हो जाएगा जीवन फर्स्ट गैप फेज, क्योंकि अगर हम आइडियल एक यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल लें जिसमें कि पूरा माइटोसिस 24 आवर लेता है, तो उसका 11 आवर जीवन में चला जाता है। जो एस फेज होता है वो 8 आवर ले लेता है, और जो G2 फेज है वो 4 आवर ले लेता है। तो टोटल जो इंटरफेज है वो 23 आवर का होता है, और जो बाकी 1 आवर बच गया वो माइटोसिस लेता है। एक्चुअल में जब डिवीजन हो रहा होता है तो वो लास्ट के 1 घंटे में हो जाता है। इसलिए जो लॉन्गेस्ट फेज है वो जीवन है। यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, ग्रो करती है, यहीं पे mRNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है इसी स्टेज में। नेक्स्ट है 92, द जीवन फेज ऑफ सेल साइकिल इज डिस्क्राइबिंग दैट। तो ये पूछा कि जीवन फेज में क्या होता है, यही क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या होगा, mRNA सिंथेसिस होगी, फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 93, द फंक्शनल यूनिट ऑफ DNA इज। तो इसका आंसर हमें पता है सिस्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिस्ट्रॉन ही फंक्शनल यूनिट होती है जो कि एक फंक्शनल mRNA या प्रोटीन को कोड करती है। बाकी तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जिसमें शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट है 94, जीन्स आर। तो हमसे पूछा गया कि जीन्स क्या होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा C, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जीन वो पार्ट होता है DNA का दैट कोड फॉर फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट है 96, द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरॉन वाज गिवन बाय। तो इसका 95 का C हो जाएगा, इसैक एंड लिंडेमैन, क्योंकि ये जो इंटरफेरॉन है इसका मतलब है टू इंटरफेयर, जो इंटरफेयर करते हैं, और ये जो कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं टू इंड्यूस द एंटीवायरल स्टेट इन हेल्दी सेल्स। और इसको फर्स्ट टाइम इसैक एंड लिंडेमैन ने 1957 में डिस्कवर किया था। देन है 96, थैलेसीमिया इज़ कॉज्ड बाय। तो इसका रीज़न पूछा है कि क्यों होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि ये जो फोर्थ आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव, ये इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये इस तरीके की डिजीज़ है, ना कि रीज़न इसका यही है कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसके जीन में म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्वांटिटेटिव रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन हो जाता है और एनीमिया होता है बाद में। नेक्स्ट है 97, रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सैम इज। तो इसका आंसर वैसे तो फर्स्ट दिया हुआ है आंसर की में, बट मुझे फर्स्ट नहीं लगता, क्योंकि इसका 2 to 10 नैनोमीटर होना चाहिए। जैसे कि जो टैम है, टैम की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 1 नैनोमीटर होती है, और सैम की हमेशा टैम से कम ही होती है, तो इसकी एवरेज मान के चलते हैं कि 10 नैनोमीटर होती होगी। तो 2 to 10 ही हर जगह पे मैंने देखा बुक्स में भी। तो 0.2 तो बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 1 ही है टैम की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में टैम सबसे अच्छा माना जाता है रिजॉल्विंग पावर में, तो इसीलिए मुझे लग रहा है इसका फोर्थ होगा। नेक्स्ट है 98, फोरियर ट्रांसफॉर्म इन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वर्किंग। इसकी वर्किंग मतलब पूछी गई है कि किसके बेस पे है, तो 98 का फोर्थ हो जाएगा, कन्वर्ट टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले एक एक्सप्रेशन या फिर ग्राफ में एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना था, अब हम इसको एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए इसका यूज़ करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है 99, द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड डोज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ग्रे, क्योंकि ये यूनिट टू मेजर द एब्जॉर्ब्ड डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन है। पहले RAD जो रेड यूनिट है उसको यूज़ करते थे, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है, अब यूनिट ग्रे यूज़ करते हैं। 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड, और किसी भी टाइप की रेडिएशन अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो उसके लिए ग्रे यूज़ करते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा किसी के लिए भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ जीन रिवील्स 20% ऑफ न्यूक्लियोटाइड आर C रेजिड्यू, देन द परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ A+T। तो इन्होंने बोला है C की परसेंटेज 20 है, तो ऑब्वियस है कि G की भी 20 हो जाएगी, और अगर इनकी 20 40 है तो रेस्ट ऑफ बच के टोटल 60, मीन्स A और T दोनों 60 हैं। और हमसे पूछा गया है A+T की, तो 60% हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था।
तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 101, विच वन ऑफ देम सब्सटेंस नॉर्मली फेल टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक तो चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और इसका साइज़ लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। जैसे वाटर दिया हुआ है, वाटर एक स्मॉल और पोलर मॉलिक्यूल है जो कि मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है, और फैटी एसिड और इथेनॉल लिपिड मॉलिक्यूल हैं, मीन्स लिपिड सोल्यूबल हैं, तो वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है 102, कोलेजन इज रिच इन। तो कोलेजन की कंपोजिशन पूछी है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ग्लाइसिन और प्रोलिन। बेसिकली जो कोलेजन की स्ट्रक्चर होती है वो ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस को रिपीट करती है। जैसे फर्स्ट वन होता है ग्लाइसिन, देन होता है एक्स एंड वाई। एक्स की जगह पे प्रोलिन मानते हैं और वाई की जगह पे हाइड्रोक्सी प्रोलिन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कोलेजन की स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 चेन होती हैं, और तीनों चेन लेफ्ट हैंडेड होती हैं इंडिविजुअली, और 1000 रेजिड्यू होते हैं एक चेन में। लेकिन जब ये फाइनल कोलेजन की स्ट्रक्चर बनाती हैं तीनों चेन, तो वो राइट हैंडेड कन्फर्मेशन लेके बनाती हैं। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसको सेपरेट करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज में भी एनायन एक्सचेंज सबसे बेस्ट होती है इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, एक कॉलम लेते हैं, उसके जो साइड वाली लेयर होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज रखते हैं, फिक्स्ड लेयर बोलते हैं जिसको, फिर उसमें से सॉल्यूशन कंटेनिंग एल्ब्यूमिन वो पास किया जाता है, और जब वो पॉजिटिवली चार्ज लेयर से बाउंड कर जाता है तब हम लोग बाद में एक हाई एफिनिटी वाले एनायन के सॉल्यूशन से पास करवाते हैं इस कॉलम में से, और जो कि एल्ब्यूमिन को रिप्लेस कर देता है, और फाइनली हम एल्ब्यूमिन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसका ये बेस्ट मेथड है। देन है 104, द रिएजेंट यूजिंग इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी फॉर अमाइनो एसिड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, निनहाइड्रिन, क्योंकि निनहाइड्रिन फ्री अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप से बाइंड करके पहले उसको ब्रेक करता है और फिर उसके साथ बाइंड करता है और एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में अच्छे से मीन्स रिलाई कर सकते हैं उसके रिजल्ट पे, और बेटर इफेक्ट देगा एज़ कम्पेयर टू अदर डाई, जैसे ब्रोमोफिनॉल और कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू। ये दोनों के डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ब्रोमोफिनॉल को तो जब हम जेल रन करते हैं तब मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइम पे यूज़ करते हैं, और जो दूसरा है जैसे कि कुमैसी ब्रिलियंट ब्लू, इसको भी जब इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। प्लस जो ब्रोमोफिनॉल मैंने बताया उसको हिस्टोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है उनको स्टेन करने के लिए यूज़ होता है। तो और जो बच गया लास्ट में इथिडियम ब्रोमाइड, तो ये डीएनए स्पेसिफिक होता है, डीएनए में इंटरकलेशन के थ्रू बाइंड करता है और उसको स्पेसिफिक कलर देता है। और जो हम निनहाइड्रिन की बात की, इसको यूज़ करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के डेटा हमें मिल सकते हैं इससे। नेक्स्ट है 105, मोलिकुलर टेक्निक यूजिंग फॉर सेपरेशन ऑफ सेम मोलिकुलर वेट प्रोटीन। तो इसमें बोला गया सेम मोलिकुलर वेट को थोड़ा मतलब कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। वैसे मुझे इसका आंसर फर्स्ट लग रहा है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होना चाहिए, और आंसर की में आयन एक्सचेंज दिया हुआ है। आयन एक्सचेंज नहीं हो सकता है, एफिनिटी ज़्यादा अच्छे से नहीं, सॉरी 3 दिया हुआ है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, लेकिन एफिनिटी में क्या होगा, अगर 2 प्रोटीन सेम मोलिकुलर वेट के भी हैं तो लेकिन उनकी एफिनिटी अलग अलग हो सकती है, और हम स्पेसिफिक मोलिक्यूल देके उनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। बाकी जो जेल फिल्ट्रेशन है उनमें सेम मोलिकुलर वेट के मोलिक्यूल्स को सेपरेट करना ईजी नहीं होता है। नेक्स्ट है 106, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा जेल शिफ्ट एसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जेल शिफ्ट को इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट ऐसे भी बोलते हैं। इसमें जब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तब बैंड की पोजीशन में शिफ्ट आ जाता है, जिसको जेल शिफ्ट कहते हैं।
और अगर रीजन की बात करें तो उस वाले कॉलम का जो डीएनए होता है वो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन से रिएक्ट कर लेता है और दोनों की एग्रीगेशन से एक हैवी और लार्ज कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जो अपनी सेम साइज़ के मॉलिक्यूल जो कि दूसरे कॉलम में है तो उससे पीछे रह जाता है, और इसीलिए इसको जेल शिफ्ट थ्योरी भी जेल शिफ्ट ऐसे भी बोलते हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है कि विच पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन इज़ बाइंडिंग टू दैट डीएनए। तो दोनों की इंटरेक्शंस के बारे में हम नॉलेज ले सकते हैं। नेक्स्ट है 107, द टेक्निक यूजिंग फॉर स्टडी ऑफ मेटालो एंजाइम्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़। मतलब जो मेटालो एंजाइम्स हैं कभी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं कभी रिड्यूस, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये एक तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन देती है। इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ करते हैं प्लस मैग्नेटिक फील्ड को भी इम्प्लाई करते हैं। और इसका अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो कि जब भी एटम में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट में चेंज आता है और उसी को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज IR मीन्स इंफ्रारेड एक्टिव कंपाउंड। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि ये एक हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और इसमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट भी है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, मीन्स डायपोल मोमेंट है भी और वो चेंज भी हो रहा है, चेंजिंग डायपोल मोमेंट है, तो इसीलिए फर्स्ट होगा। जो बाकी ऑप्शन है वो होमोन्यूक्लियर हैं और उनमें परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। किसी भी कंपाउंड का इंफ्रारेड एक्टिव होने के लिए ये कंडीशन होती है कि उसमें एक तो डायपोल मोमेंट होना चाहिए और वो चेंज उसकी जो डायपोल मोमेंट है वो चेंज होना चाहिए विद टाइम, ऐसा नहीं हो कि कांस्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें अगर सेटिस्फाई करती है तो वो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एक्टिव होगा, मतलब वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट है 109, विच वन ऑफ दिस टेक्निक यूजिंग फॉर द स्टडी ऑफ इंटरैक्टिंग रेजिड्यूज इन प्रोटीन लिगेंड इंटरैक्शन। तो 109 का फर्स्ट हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्योंकि इसमें क्रिस्टल या मॉलिक्यूल की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वेल जो अदर दिए गए हैं ऑप्शन वो टाइप ऑफ एटम अटैच टू द मॉलिक्यूल उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन क्रिस्टलोग्राफी। नेक्स्ट है टाइगर कैन बी फाउंड इन फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ राजस्थान। मतलब किस में मिलते हैं टाइगर, तो इसका आंसर दोनों ही हो सकते हैं, रणथंभौर और सरिस्का, क्योंकि सरिस्का भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है जो कि अलवर में है, और जो रणथंभौर है वो भी मीन्स इसकी लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन के लिए फेमस है। ये जो रणथंभौर है वो सवाई माधोपुर में लोकेटेड है, तो इसके दोनों ही आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए मार्कर ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर फर्स्ट भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है, क्योंकि कार्डियोलिपिन भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी वहीं पे मिलता है, और मतलब स्पेसिफिक होता है जो ये एंजाइम है वो सोल्यूबल फॉर्म में नहीं होता बल्कि वो मेम्ब्रेन से अटैच फॉर्म में मिलता है। और कार्डियोलिपिन एक तरीके का स्फिंगोलिपिड है जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही मिलता है। नेक्स्ट है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद ए म्यूटेशन बाय। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 2 चीज़ होती हैं, बेस एक्सीजन और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन। बेस एक्सीजन तब होता है जब सेल साइकिल चल रहा होता है और उस टाइम पे कोई डिफेक्ट हो जाता है, तो ड्यूरिंग रिपेयर ये चीज़ होती है कि बेस को रिप्लेस कर दिया और जो कॉम्प्लीमेंट्री ने नॉलेज दी उसके बेस पे एक्यूरेट बेस को इंसर्ट कर दिया। तो इसमें स्मॉल एक्सीजन होता है वहाँ पे उस साइड पे। लेकिन न्यूक्लियोटाइड वाला कब होता है, ये यूजुअल प्रोसेस सेल में चलता रहता है, क्योंकि मान लो कि अगर हम यूवी रेज से एक्सपोज हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो स्किन है एपिडर्मिस है उसकी सेल्स में चेंजेस आते रहते हैं, तो उसको मतलब टैकल करने के लिए ये न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म ऑल द टाइम चलता रहता है हमारी सेल्स में। आफ्टर डैमेज ड्यू टू यूवी या फिर म्यूटाजन या रेडिएशन कैसा भी डैमेज हो उसके अगेंस्ट ही चलता है, उसको रिपेयर करने के लिए चलता है। और यहाँ पे लार्ज लेसेंस और एक्सीजन बनते हैं। ये वैसे जीरोडर्मा पिगमेंटोसम की बात करें तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है,
एंड वो जो कैंडिडेट होते हैं जिनमें ऐसी डिजीज़ होती है, जो पेशेंट होते हैं वो यूवी रेज से एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं। और अगर रीज़न की बात करें तो रीज़न यही है कि उनकी सेल्स में जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर मैकेनिज्म है वो अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाता, अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो इसकी वजह से उन सेल्स में म्यूटेशन हो जाती है। नेक्स्ट है 113, विच वन ऑफ दीज लेयर हैज़ हाईएस्ट बायोटा। तो सबसे ज़्यादा बायोटा किस में मिलेगा? फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा एपिलिम्नन नियोन, क्योंकि ये 3 लेयर हैं किसी भी लेक की, एपिलिम्नन, मेटालिम्नियन और हाइपोलिम्नियन। अगर ये स्ट्रैटिफिकेशन बनाई गई हैं, अगर एपिलिम्नियन की बात करें तो इसमें वार्म वाटर होता है, लेस डेंस होता है ये, और ऑक्सीजनेटेड वाटर होता है। मेटालिम्नियन की बात करें स्टडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है एंड प्रिवेंट मिक्सिंग, वाटर की मिक्सिंग नहीं हो पाती। देन सबसे लोवेस्ट लेयर में वाटर कोल्ड होता है, डेंस होता है और एनऑक्सीजेनिक होता है। तो इसीलिए जो कंडीशन है मैक्सिमम बायोटा की वो एपिलिम्नियन में होती हैं और इसीलिए वहीं पे बायोटा ज़्यादा मिलता है, मतलब मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ देम इज़ नोन एज कोरेनबर्ग एंजाइम। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। ये जो साइंटिस्ट थे आर्थर कोरेनबर्ग, इन्होंने 1965 में डीएनए पॉलीमरेज 1 को आइसोलेट किया था फ्रॉम इकोलाई, और इन्होंने देखा था कि ये डीएनए रेप्लिकेशन का एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में। अगर हम ये वैसे फर्स्ट नॉन पॉलीमरेज था जो इन्होंने डिस्कवर किया था, इससे पहले पॉलीमरेज एंजाइम की डिस्कवरी नहीं हुई थी। देन उसके बाद पता चला था कि ये जो पॉलीमरेज हैं प्रोकैरियोट्स में ये 3 तरीके के होते हैं मेनली। जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट और सेकंड है वो मोस्टली रिपेयर में काम करते हैं, और जो थर्ड है वो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द वाटर रिजर्वायर्स हैज़ हाईएस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका आंसर भी हो जाएगा यूट्रोपिक, क्योंकि यूट्रोपिक ही ऐसी वाटर रिजर्वायर होते हैं जहाँ पे एक्सेस प्रेजेंस ऑफ प्लांट एंड एल्गल ग्रोथ होती है। तो अगर वहाँ पे जितनी ज़्यादा ये एल्गल ग्रोथ होगी, प्लांट्स होंगे, तो उतनी ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। नेक्स्ट और वो जो एक्वेटिक सिस्टम है, एक्वेटिक से लैंड की तरफ मूव करता रहेगा, उस प्रोसेस को आपको पता भी होगा, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर। तो ये जितने सारे फंक्शन दे रखे हैं सब गोल्जी के ही हैं, दैट सॉर्टिंग, पैकेजिंग, सिक्रीशन एंड लाइसोसोम की बायोजेनेसिस। तो इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज हु फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा वॉटसन एंड क्रिक, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने ही दिया था जब ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड मॉडल दे रहे थे, तब इन्होंने लास्ट में बोला था कि इसका रेप्लिकेशन ऐसे हो सकता है, और इस बात को स्टैनले एंड मिचेल्सन ने सपोर्ट किया था बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो वॉटसन एंड क्रिक ने ही ये बात कही थी। नेक्स्ट है 118 बॉम्बिकॉल इज। तो बॉम्बिकॉल क्या है? ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक तरीके का सेक्स फिरोमोन है जो कि फीमेल मोथ रिलीज़ करती है, जो बोम्बाइक्स मोरी स्पीसीज होती है उसकी, और टू अट्रैक्ट द मेल मेट्स। ये बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 16 कार्बन अल्कोहल होता है, वोलेटाइल मॉलिक्यूल होता है, जो कि एयर में रिलीज़ होने के बाद जो मेल हैं उनके एंटीने पे रिसीव होता है। नेक्स्ट है 119 सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। इसका आंसर सी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। ये टाइगर के रिजर्वेशन के लिए फेमस होता है। नेक्स्ट है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द एनिमल एक्सटिंक्ट रिसेंटली। अभी रिसेंटली कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हुआ है? तो इसका आंसर डोडो हो जाएगा। डोडो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गया है, फ्लाइटलेस बर्ड था जो कि मायोरिटीज़ के जो आइलैंड है वहीं पे मिलता था, सिर्फ वहाँ पे एंडेमिक था, बट अभी ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है द प्रोग्राम वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड बाय। तो इसका आंसर वैसे तो मैंने जहाँ पे भी देखा बुक्स में तो इसका आंसर दिया हुआ है KM मुंशी इन 1950 कि उन्होंने वन महोत्सव जो फेस्टिवल है उसको स्टार्ट किया था। ये अभी एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ऑफ एवरी ईयर फॉर इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ्स। तो लेकिन वैसे इसका आंसर की में बाबा एमटे दिया हुआ है, 3rd वन, बट मैंने जहाँ पे भी बुक्स में देखा वो KM मुंशी ही दिया हुआ है।
नेक्स्ट है 123, विच वन ऑफ दिस इज़ इनकरेक्ट। तो ये मतलब जो पेयरिंग है वो इनकरेक्ट क्या कहाँ पे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉर्बेट, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वन, राजसमंद। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में ये लोकेटेड है, बट इट एनसर्कल द एरिया ऑफ पाली राजस्थान एंड उदयपुर। तो सॉरी, राजस्थान पाली, राजसमंद और उदयपुर, ये तीनों के एरिया को एनसर्कल करता है जो सेंचुरी है। तो इसीलिए इसका आंसर तीनों हो सकता है, उदयपुर, पाली और राजसमंद। अगर मतलब बहुत स्पेसिफिक होके पूछे तब हम बोल सकते हैं कि राजसमंद, लेकिन क्योंकि इसका एरिया तीनों ही डिस्ट्रिक्ट से लगता है इसीलिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन से पूछा है स्पेसिफिकली। इसका आंसर गैस्ट्रिन भी हो सकता है और जीआईपी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही इंटेस्टाइन के हार्मोन होते हैं। जीआईपी बाय द के सेल्स ऑफ ड्यूडेनम और अपर जेजुनम से रिलीज होता है। इसका फंक्शन है टू इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस एंड मोटाइलिटी। और अगर हम मोटाइलिन की बात करें, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, और ये गैस्ट्रिक और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी मोटिलिटी को स्टिमुलेट करता है। ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको नेक्स्ट रीजन में मूव करने के लिए प्रमोट करता है। नेक्स्ट है एक जो PYY दिया हुआ है, ये भी पढ़ लेते हैं। ये एक पेप्टाइड YY336 होता है। दिस इज़ द पेप्टाइड रिलीज बाय इलियम एंड कोलोन, और जो कि एपेटाइट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट है 126, रोल ऑफ GLP-1 मीन्स ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड इज। तो इसका क्या रोल है? इसका आंसर सी हो जाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ पैनक्रिएटिक इंसुलिन सिक्रीशन। वैसे नाम से पता लग रहा है कि ग्लूकागन लाइक है, तो ग्लूकागन जैसे फंक्शन परफॉर्म करता होगा या फिर उसको एगोनिस्ट करता होगा, लेकिन उसके अगेंस्ट, इसके नाम के अगेंस्ट इसके फंक्शन है। इसके फंक्शन बेसिकली टिश्यू स्पेसिफिक हैं। जैसे कि पैनक्रियाज की बात करें तो वहाँ पे ये इंसुलिन के रिलीज़ को इंक्रीज़ करता है और ग्लूकागन को डिक्रीज़ करता है। ब्रेन में ये सटाइटी को इंक्रीज़ करता है और एपेटाइट भूख को ज़्यादा करता है, भूख को कम करता है, और जो प्यास लगती है उसको ज़्यादा करता है। स्टमक में ये जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है उसको कम करता है, और लिवर में लिवर लिपिड की कंसंट्रेशन को कम करता है। तो टिश्यू स्पेसिफिक है, लेकिन अपने नाम के अपोजिटली ये काम करता है कि ये इंसुलिन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्ट एज पर फंक्शनल एक्टिविटी। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगर इन्होंने फंक्शनल एक्टिविटी लिखा है तो मुझे लग रहा है थर्ड भी इनका करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट पेयर बता रखे हैं। फर्स्ट वाला जो है पैराथायरॉयड कैल्सिटोनिन, ये अपोजिट काम करते हैं कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में। इंसुलिन ग्लूकागोन, ये भी अपोजिट होते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हैं ग्लूकोज को कंट्रोल करने में। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते, बल्कि सेम काम ही करते हैं। जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं तो दोनों को ही बोलते हैं। जो फोर्थ है थायरोक्सिन और पैराथायरोक्सिन, तो ये भी है, लेकिन इसका तो कोई कम्बिनेशन ही नहीं है। पैराथायरोक्सिन तो कुछ होता ही नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है T4 जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो दोनों ही ऑप्शन मतलब अच्छे नहीं हैं, कुछ भी अच्छे ऑप्शंस नहीं है। 128 है टीथ ऑफ ह्यूमंस, तो इनके करेक्टरिस्टिक बताने हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, थेकोडोंट, क्योंकि जॉ की बोन में अटैच्ड होते हैं, फिक्स होते हैं। डाइफाइडोंट 2 बार आते हैं, एंड हेट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नेक्स्ट है 129, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई इज। तो इसके बारे में बताना है सबसे सही क्या है। तो सबसे इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, द बेसिलर मेम्ब्रेन इज वाइडर एट द एपेक्स। क्योंकि थोड़ा बता देती हूँ, ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है ये इनर ईयर का पार्ट होता है। इनर ईयर में जब हम कोक्लिया का TS देखते हैं तो 3 कंपार्टमेंट होते हैं। ऊपर वाला होता है स्केला वेस्टिबुलाई, जो मिड वाला है वो स्केला मीडिया, एंड नीचे वाला स्केला टिम्पैनी। तो स्केला टिम्पैनी को जो ऊपर से कवर कर रही है वो मेम्ब्रेन होती है बेसिलर मेम्ब्रेन, और उसी के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोटाई सिचुएटेड होता है। तो जब आप बाकी जो ऑप्शन हैं उनको देखेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। जैसे इनर ईयर सेल्स आर साउंड एम्पलीफायर, तो इनर ईयर की सेल्स साउंड एम्पलीफायर नहीं है, बल्कि वो प्रोसेसिंग करती हैं। एम्पलीफायर तो जो मिडिल ईयर में जो 3 बोन है, स्टेपस, इनकस और मैलस, वो एम्पलीफायर का काम करती हैं। और जैसे दिया हुआ स्केला मीडिया इज फील्ड विद पेरिलिम्फ, तो मीडिया में एंडोलिम्फ होता है, और जो वेस्टिबुलाई और टिम्पैनी होते हैं उनमें पेरिलिम्फ होता है। नेक्स्ट है 130, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड एगोनिस्ट कॉज द फॉलोइंग इफेक्ट इन पल्मोनरी फंक्शन।
तो इसका हो जाएगा फर्स्ट वन ब्रोंकियोलर डायलेशन, क्योंकि ये जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं और ये GPCR टाइप होते हैं, मीन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर 3 तरीके के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3 बीटा एड्रेनर्जिक। बीटा 2 की अगर बात करें तो ये लंग्स और ब्लड वेसल में मिलते हैं और जब भी इनके ऊपर कोई इनका लिगेंड बाइंड करता है तो ये सेल के इनसाइड में CAMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से वैसो रिलैक्सेशन होती है। CAMP मतलब साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो और जो भी एगोनिस्ट होता है अगर वो इन रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो अल्टीमेटली वो वैसो रिलैक्सेशन को ही प्रोसीड करवाएगा, वही उसका फाइनल रिजल्ट होगा। नेक्स्ट, तो वैसे जो भी अस्थमा में जो भी दवाइयाँ लेते हैं, जो भी इन्हेलर वगैरह होता है तो उनमें वो एगोनिस्ट ही होते हैं जो कि वैसो रिलैक्सेशन करवाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है 131 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 IGF-1 इज सिक्रेटेड फ्रॉम। तो ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये बेसिकली ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन को एगोनिस्ट करता है, मीन्स सिमुलेट करता है और ये लिवर के थ्रू रिलीज़ होता है, मतलब लिवर से रिलीज़ होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू पे काम करता है। एंडोक्राइन हार्मोन की तरह ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट है 132 मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड ऑर्गन्स और टिश्यू आर। तो मीजोडर्मल बतानी है, इसका आंसर 4th हो जाएगा टेस्टिस, नेफ्रॉन और ब्लड, क्योंकि जो एड्रेनल ग्लैंड है उसके तो दोनों ही पार्ट, अगर मेडुला की बात करें तो वो एक्टोडर्मल और इन ओरिजिन होती है और कोर्टेक्स की बात करें तो वो मीजोडर्मल होता है। अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो वो एंडोडर्मल होती है। बाकी बच गए 3 ही ऑप्शन। ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है जो मीजोडर्मल है, टेस्टिस एंड नेफ्रॉन, तीनों की तीनों ये मीजोडर्मल ओरिजिन की हैं। और अगर सेक्स सेल्स की बात करें, जैसे टेस्टिस स्ट्रक्चर तो ठीक है मीजोडर्मल है, लेकिन उनमें जो सेक्स सेल्स हैं, जो मदर सेल्स हैं, वो एंडोडर्मल नेचर की होती हैं। नेक्स्ट है 133 ए कंडीशन वेयर ए ड्राइवर ट्रैवलिंग ए डार्क रोड एट नाइट इज टेम्परेरली ब्लाइंडेड बाय द हाई बीम्स ऑफ एन ऑनकमिंग व्हीकल, which one of the best description may be from followings। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसके आंसर को समझने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जब हम लाइट में देख रहे होते हैं तो एक प्रोसेस होता है सेल के अंदर हाइपरपोलराइजेशन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और नाइट के अंदर डिपोलराइजेशन ऑफ दैट रेटिनल सेल्स होता है, मीन्स जो रोड सेल्स होती हैं उनका डिपोलराइजेशन होता है, तभी हम देख पाते हैं। अगर हम बात करें कि जो लाइट में है, लाइट में क्या होगा, रोडोप्सिन जो GPCR होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है और ऐसे प्रोसेसेस चलते हैं जो G अल्फा प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं। उसके बाद PDE जो फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से CGMP GMP में कन्वर्ट होता है और ये हाइपरपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर डार्क की बात करें तो ये GPCR इनएक्टिव फॉर्म में होता है और मतलब थ्रू फॉस्फोराइलेशन होके इसको इनहिबिटेड फॉर्म में रखती है, इसको इनएक्टिव रखती है GPCR को। तो जैसे ही इन्होंने बोला है स्टेटमेंट में कि जैसे ही उस कंडीशन में लाइट पड़ी तो क्या होगा, जो रोडोप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है बिकॉज ऑफ फॉस्फोराइलेशन, तो उसको डीफॉस्फोराइलेट होने में, वो फॉस्फेट ग्रुप हटने में और उसको एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा, इसीलिए हमें एकदम से दिखाई नहीं देता है, एकदम से हम थोड़ी सेकंड के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं। नेक्स्ट है 134 द रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल इज शोइंग बाय द फॉलोइंग सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका QRS कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, बट आंसर की में इसका T वेव दिखाया हुआ है, क्योंकि मैं अपना बता देती हूँ, मुझे लगता है कि जब जो वेंट्रिकुलर में जब ब्लड आएगा और अगर उसका वॉल्यूम कम है तो वो कम प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो वही दिखाता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगर उसका जो स्ट्रेंथ है अगर उसकी कम है तो QR कॉम्प्लेक्स की जो हाइट है, एम्पलीट्यूड है, वो कम हो जाएगा। मे बी आई एम रॉन्ग, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि क्या होना चाहिए। अगर T वेव है तो इसका कैसे T वेव हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट है 135 विच वन ऑफ दीज डेफिशिएंसी इज कॉजिंग द हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया। मतलब किस कंडीशन में थ्रोम्बिन जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो कम बनेंगी, किसकी कमी की वजह से। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा फाइलोक्विनोन, क्योंकि ये विटामिन K ही होता है और विटामिन K ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको पता है, क्योंकि ऐसे न्यूमरस टाइप ऑफ फंक्शन करता है जो कि ब्लड कोएगुलेशन में इंपॉर्टेंट है, एंड वन ऑफ देम है कि थ्रोम्बोसाइट्स की प्रोडक्शन करवाना।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल इज ऑफ कोलिसिस्टोकाइनिन CCK। तो वैसे तो इसके सारे ही काम हो सकते हैं, सारे इन द सेंस थर्ड और फोर्थ इसके बेसिक काम है, बिकॉज अलग अलग टिश्यू पे ये अलग अलग काम करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है और सिर्फ एक टारगेट नहीं है इसका, मोर देन वन होते हैं। जैसे कि अगर पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, बाइल को सिक्रेट करता है, बाइल को सिक्रेट मीन्स गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है सो दैट कि बाइल सिक्रेट हो। और मतलब थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन मुझे ठीक लग रहे थे। नेक्स्ट है, वैसे इसका थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट है 137 विच वन ऑफ दिस मेटालो प्रोटीन्स हैज़ नॉट कंसिस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। तो पूछा हुआ कि आयरन किस में नहीं होता, ये तो सिंपल ही है, हिमोसाइनिन में क्योंकि कॉपर होता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ देम हैज़ ग्रेटेस्ट बफरिंग कैपेसिटी इन इंटेस्टाइनल फ्लूइड। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, बाइकार्बोनेट सिस्टम। क्योंकि आपको पता ही होगा स्टमक से जो काइम आता है वो बहुत एसिडिक pH होती है उसकी बिकॉज ऑफ HCl। तो जैसे ही वो इंटेस्टाइन में आता है तो पैनक्रियाज से जो बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट होते हैं, रिलीज हो रखे होते हैं, तो वो उसकी ऐसे फूड की एसिडिटी को कम करते हैं और एल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द एंजाइम्स। नेक्स्ट है 139 मैक्सिमम कंटेंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय। तो मैक्सिमम किसके थ्रू होती है, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन। सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा इन द प्लाज्मा एज बाइकार्बोनेट आयन। अगर हम इसके होल की बात करें तो 70% बाइकार्बोनेट से ट्रांसपोर्ट होती है, 20% बाई हीमोग्लोबिन उसके साथ बॉन्ड बना के कार्बामाइनोग्लोबुलिन की फॉर्म में, कार्बामाइनोग्लोबिन, एंड 7% डिजॉल्व इन प्लाज्मा फॉर्म में। नेक्स्ट, और अगर हम ऑक्सीजन की यहाँ पे थोड़ी बात कर लें तो 97% हीमोग्लोबिन के साथ एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन और 3% डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट है 140 द स्टार्लिंग लॉ ऑफ हर्ट एक्सप्लेन दैट। तो स्टार्लिंग लॉ हर्ट के कंटेक्स्ट में क्या कहता है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इट एक्सप्लेन द इंक्रीज इन, सॉरी सेकंड नहीं होगा, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। सिंपल फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो जितनी भी मसल की लेंथ होगी, जैसे ही वो इंक्रीज़ होगी तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा और इसीलिए वर्क डन इंक्रीज़ होगा। तो ये इनके बीच में डायरेक्टली रिलेशनशिप था, उसके बारे में स्टार्लिंग ने बताया था। नेक्स्ट है 141 विच वन ऑफ देम इज़ नोन एज पेस मेकर ऑफ हर्ट। तो ये तो मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है। ऐसे नोड जो सीनोएट्रियल नोड होती है उसी को पेस मेकर बोलते हैं, वही हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइलिटी है उसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल द सेकंड हार्ट साउंड इज कॉज्ड बाय। तो सेकंड के बारे में पूछा गया है हमसे, तो ये डब साउंड होती है जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वन, क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स जिनको सेमिल्यूमिनर वेल भी बोलते हैं। और जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो क्लोजिंग ऑफ द जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व होते हैं, लब की साउंड आती है, तो वो उस टाइम पे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द ड्रग्स ब्लॉक्स द ATP सिंथेस। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा ओलिगोमाइसिन, क्योंकि आपने देखा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में F1 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसको ATP सिंथेस भी बोलते हैं, जो कि ATP की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वो क्या होता है, उसमें F0 लिखा हुआ होता है, क्योंकि जो F0 मेम्ब्रेन एम्बेडेड पार्ट होता है उसको ओलिगोमाइसिन, वो O जो लिखा हुआ है ना वो ओलिगोमाइसिन से आया है। ओलिगोमाइसिन उसको इनहिबिट कर सकती है, और अगर वो F0 वाला पार्टिकल, वो वाली सब यूनिट इनहिबिट हो गई तो हमारा ATP सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की ट्रांसलोकेशन ब्लॉक हो जाएगी। तो ये ओलिगो वहाँ से लिया गया है, मीन्स वहाँ पे O ओलिगोमाइसिन से लिया गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ देम एक्सप्लेनिंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है तो उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि Km इंक्रीज़ हो जाएगी विदाउट अफेक्टिंग Vmax पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन Km इंक्रीज़ हो जाएगी। ये कॉम्पिटिटिव का केस होता है। अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात कर लें तो वहाँ पे Km अनअफेक्टेड रहती है लेकिन Vmax डिक्रीज़ हो जाती है, और यहीं पे अगर अनकॉम्पिटिटिव की बात करें तो वहाँ पे दोनों की दोनों डिक्रीज़ हो जाती हैं, Km भी और Vmax भी। नेक्स्ट है 145 विच वन ऑफ देम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिग्नलिंग सब्सटेंस इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक नर्व टर्मिनल एंड डिक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। तो दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, एक तो नर्व टर्मिनल से पूछा और एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पूछा है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, मीन्स गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। ये नहीं ये कैसे, हिस्टामाइन इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी,
हिस्टामाइन इसका आंसर होगा, जो कि मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल मोटिलिटी में रिस्पॉन्सिबल होता है और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन करवाता है, और ये न्यूरॉन्स की एंडिंग से ही प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो सब्सटेंस पी दिया है ये भी न्यूरॉन से ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये CNS में फंक्शनल होता है। और मैंने पहले ही बोला था ना कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल याद रखना है और नर्व के टर्मिनल, तो सब्सटेंस भी नर्व टर्मिनल से रिलीज तो होता है बट इन द CNS। नेक्स्ट है सोडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एपिथेलियम। तो इसका C हो जाएगा बेसोलेटरल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, क्योंकि क्या होता है कि जो एपिकल सरफेस होता है वहाँ पे सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जो बेसोलेटरल होता है वहाँ पे ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवा देता है, और इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कि एनर्जी यूज़ हुई वो सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन उसकी एनर्जी ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होगी। तो ग्लूकोज को तो डायरेक्टली एनर्जी नहीं चाहिए थी, उसने तो मना कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, बट क्योंकि सोडियम वाले चैनल ने ले ली थी तो इसीलिए इस प्रोसेस को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ATP होता है। नेक्स्ट है 147, मिसेल फॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा विटामिन D, क्योंकि ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। B और C को छोड़ के सारे A, D, E के ये सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। और ये जो मिसेल फॉर्मेशन होती है जिसमें लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है, लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स का होता है, तो उसके थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है डायरेक्टली। जो मींस मेम्ब्रेन है उसमें डायरेक्टली प्रोटीन्स के थ्रू नहीं जा सकता है, कोई ट्रांसपोर्ट है तो उनके थ्रू नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दम इज थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसका आंसर 4th हो जाएगा कोएंजाइम Q। इसको कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जिसमें कि जो पूरी Q साइकिल मीन्स क्विनोन साइकिल चलती है, जिसके बाद वो 4 प्रोटॉन को रिलीज़ करता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट है 149, विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनकरेक्टली पेयर्ड। तो हमें बताना कि किनका पेयर करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा L सेल, क्योंकि ये K सेल होती हैं जो कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड को सिक्रेट करती हैं। बाकी जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि कुफर सेल है। कुफर सेल एक तरीके की फैगोसिटिक सेल्स होती हैं जो कि साइटोकाइन रिलीज़ करती हैं। K सेल ग्लूकागन पेप्टाइड 1 सिक्रेट करती हैं। पेनक्रिएटिक अल्फा सेल ग्लूकागन को सिक्रेट करती हैं। बीटा वाली जो इंसुलिन होता है वो, और जो डेल्टा है वो सोमेटोस्टैटिन को। नेक्स्ट है 50, विच वन ऑफ द पार्ट एट्रीब्यूटेड टू कंसनट्रेट यूरिन इन मैमेलियन किडनी। तो इसका 4th हो जाएगा हेनली लूप, क्योंकि हमें पता है जो मेडुलरी वाले नेफ्रॉन्स होते हैं तो उनमें क्योंकि लूप ऑफ हेनली ज़्यादा होता है, और लूप ऑफ हेनली का बहुत अच्छा सिस्टम होता है जो डिसेंडिंग और असेंडिंग लूप होती है। और क्योंकि जैसे ही वो डाउन द मेडुला जाता है तो उसमें ओस्मोलैरिटी 300 to 1200 तक एक्सीड करती है, और उसी ओस्मोलैरिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही जो लूप ऑफ हेनली है वो एक्सेस ऑफ वाटर को कंजर्व करने में भी सक्सेसफुल रहता है। तो आपने वो सुना होगा जैसे कि कैमल का एग्जांपल है, कैमल डेजर्ट्स में रहता है तो इसको मैक्सिमम कंजर्वेशन ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके जो नेफ्रॉन होते हैं वो मोस्टली मेडुलेटरी टाइप होते हैं, मेडुलरी वाले, कि जिनका लूप ऑफ हेनली ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि उनको वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और थोड़ा और अगर मैं आपको बताऊं तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली होती है वो वाटर के परमिएबल होती है, और जो असेंडिंग वो वाली होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेशली जो सोडियम होता है उसके परमिएबल होती है। तो ये डिफरेंट वे मतलब अडॉप्ट करता है। जैसे कि एक और है जो वाजर एक्टा है, जो ब्लड वेसल है, उसमें काउंटर करंट होता है और इनमें भी काउंटर करंट मैकेनिज्म चल रहा होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर में मीन्स सक्सेसफुल हो पाता है।